नमस्कार। चलिए आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जिसने कह सकते हैं आज के भारत की कहानी की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है ये, जिसके राज आज हम सब मिलकर खोलेंगे। तो फिर तैयार हैं इस दिमागी खेल के लिए? देखिए, हर स्लाइड एक पहेली की तरह होगी और हर जवाब हमें उस प्राचीन दुनिया के और भी करीब ले जाएगा। चलिए देखते हैं कितने जवाब सही निकलते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं पहले रहस्य से। देखिए, हर कहानी के कुछ हीरो होते हैं, है ना? तो इस कहानी के हीरो कौन थे? हमारा पहला सवाल उन्हीं के बारे में है। जरा सोचिए, ये कौन लोग थे जो अपने साथ एक पूरी की पूरी नई दुनिया लेकर आए? मतलब नए रीति रिवाज, नए भगवान और एक नया समाज जिसने हमेशा हमेशा के लिए भारत का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल सही, वो थे आर्य। ये वो लोग थे जो कह सकते हैं हमेशा एक जगह पर नहीं रहते थे, लेकिन आखिरकार पंजाब की हरी भरी जमीन पर आकर बस गए और खेती करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ वैदिक युग। लेकिन ये आर्य शब्द का मतलब क्या था? उस जमाने में ना, ये शब्द किसी आम आदमी के लिए नहीं था, बल्कि समाज के सबसे इज्जतदार और ऊंचे लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब एक तरह का सम्मान था ये। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये लोग कौन थे, पर ये जानने की इच्छा तो होती ही है कि उनकी जिंदगी कैसी थी। मतलब वो सुबह उठकर क्या करते थे, क्या खाते थे। चलिए उनके घर में झांक कर देखते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो चलिए पता लगाते हैं कि वैदिक लोग क्या खाते थे। क्या वो रोटी चावल खाते थे या फिर कुछ और ही? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? अच्छा, ये स्लाइड शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक असली दस्तावेज का हिस्सा है जो हमें सुराग देता है। जरा ध्यान से देखिए, जवाब इसी में छिपा हुआ है। अगर इसका जवाब दूध या दही सोचा था तो वो बिल्कुल सही है। थोड़ा अजीब लगता है ना, कि दूध मुख्य भोजन कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। देखिए, उनकी पूरी दुनिया ना गायों के आसपास ही घूमती थी। गाय उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थे, बल्कि दौलत और सम्मान का प्रतीक थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर। दूध, दही, घी, ये सब सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि पूजा का भी एक जरूरी हिस्सा थे। इसीलिए उनके लिए दूध सबसे जरूरी था। और हाँ, इसी दौर में समाज में एक बदलाव आना शुरू हुआ। लोगों को उनके काम के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाने लगा, जिसे आज हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये शुरुआत में इतना सख्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये समाज का एक अहम हिस्सा बन गया। चलिए अब उनके खाने पीने और समाज से निकलकर उनकी आत्मा में झांकते हैं। वो किसे पूछते थे, उनकी प्रार्थनाएं कैसी होती थीं, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने ज्ञान को आखिर बचाया कैसे? उनकी जो पवित्र किताबें थीं, वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे। उनका एक खास नाम था जो ये बताता था कि ये ज्ञान इंसानों का नहीं, बल्कि सीधे भगवान से आया है। क्या कोई जानता है वो नाम क्या था? उसे कहते थे श्रुति, यानी जो सुना गया हो। जरा सोचिए, उस जमाने में जब लिखना पढ़ना आम बात नहीं थी, तो ज्ञान को सुनकर और याद करके ही जिंदा रखा जाता था। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, कानों से कानों तक ऐसे ही सफर करता था। अच्छा, उनके आसमान में कई देवता थे, लेकिन एक था, कह सकते हैं सबका बॉस, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा हीरो। सोचिए जरा, ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो सकता है? 250, जी हाँ, 250। ऋग्वेद में कुल मिलाकर लगभग 1000 भजन हैं, और उनमें से 250 यानी कि 1/4 अकेले एक ही देवता के लिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने जरूरी थे। और वो थे इंद्र, तूफान और युद्ध के देवता। वो बादलों से बिजली गिराते थे और दुश्मनों के किलों को चकनाचूर कर देते थे। अब एक ऐसी कौम के लिए जो हमेशा लड़ाइयों में उलझी रहती थी, इंद्र तो उनके सबसे बड़े सुपर हीरो ही थे। तो अब तक हमने उनके लोगों, उनके खाने और उनके भगवान के बारे में जाना। चलिए अब ये देखते हैं कि वो रहते कहाँ थे और अपना राजकाज वो कैसे चलाते थे। उनकी दुनिया 7 नदियों के आसपास बसी हुई थी, जिसे वो सप्त सिंधु कहते थे। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी की लाइफलाइन थी, जिन्होंने उनकी पूरी सभ्यता को सींचा। लेकिन एक मिनट, अगर कोई राजा नहीं था, तो फिर देश कौन चलाता था? फैसले कौन लेता था? क्या कोई संसद थी या कुछ और ही सिस्टम था? तो इसका जवाब है पंचायतें, मतलब उस समय की सभाएं। असल में 2 तरह की सभाएं होती थीं। एक थी सभा,
जहां बड़े और खास लोग बैठते थे, और दूसरी थी विदत। ये थी आम लोगों की पंचायत। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस विदत में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, अपनी राय रखती थी। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी कितनी बड़ी बात थी। तो इन सभी सुरागों को अगर हम जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? यही कि वैदिक काल ने आज के भारत की नींव रखी। हमारे बहुत से रीति रिवाज, हमारी सामाजिक बनावट और हमारी धार्मिक किताबें, इन सब की जड़ें उसी दौर में हैं। एक आखिरी सवाल सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिएगा इस बारे में कि इस सभ्यता ने कोई बड़े बड़े महल या पिरामिड तो बनाए नहीं, फिर भी ये हजारों सालों तक जिंदा रही। कैसे? सिर्फ शब्दों और विचारों की ताकत से। इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।